हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गाला असाइनमेंट 2026 कक्षा 12 विषय नामा का मूल तत्व अर्थात अकाउंट का पेपर नंबर 4 का विभाग नंबर बी के प्रश्नों के उत्तर एकदम सरल और स्पष्ट भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को प्रस्तुत करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन हो जाए जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। तो हमारा मोटिवेशन लाइन है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको मंजिल पाना है तो पहले आपके सपनों में जान होनी चाहिए। सपने सब देखते हैं, सपना देखना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सपना देखना छोटा सा काम है। कोई भी, मैं बोलूँ मुझे डॉक्टर बनना है, ये मेरा सपना है, बट डॉक्टर बनना है ये मेरा सपना, बट बन के दिखना वो बहुत बड़ा काम है। तो मंजिल तो उन्हीं को मिलेगी जिनके सपनों में क्या है, जान है। मंजिल उन्हीं को मिलेगी जिनके सपनों में क्या है, जान है। अगर आपके सपनों में जान होगी, आपके सपनों में एक चाह होगी कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो आप 100% आपको मंजिल मिलेगी। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों में उड़ान होती है। अर्थात एक पक्षी जब छोटा रहता है तो उसके पास भी पंख है, बड़े पक्षी के पास भी पंख है। बड़ा पक्षी उड़ता है, बट छोटा पक्षी उड़ने के लिए भी बहुत प्रैक्टिस करता है। पंख होने के बावजूद भी छोटा पक्षी उड़ने के लिए बहुत प्रैक्टिस करता है, और प्रैक्टिस अभ्यास करने के साथ ही वो उड़ सकता है। तो छोटा पक्षी जब उड़ने के कगार पर होता है, उड़ने वाला होता है, तो वह दूसरे पक्षियों को देखता है कि वह पक्षी उड़ रहे हैं, अपने माता पिता को भी देखता है कि उड़ रहे हैं, तो उसे भी उड़ना है। तो उस छोटे पक्षी का सपना क्या है कि उसे भी उड़ना है, बट उसे उड़ने के लिए अपने पंख को सिर्फ फड़फड़ाना नहीं है, फड़फड़ाने के साथ साथ हौसले में बुलंद भी होना चाहिए। एक बार फड़फड़ा के उड़ रहा है, नहीं उड़ पाया, दूसरी बार फड़फड़ाया, नहीं उड़ पाया, लेकिन बार बार उसका हौसला बुलंद है, बार बार ये करने से वह पक्षी उड़ना सीख जाता है। अगर आप किसी पक्षी को 15-20 साल तक किसी पिंजरे में कैद करके फिर उसको बाहर निकालोगे ना, तो वो उड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वह अभ्यास जो पहले का है वो भूल चुका होगा, तो उसको उड़ने के लिए भी उसे फिर से अभ्यास करना पड़ेगा। तो आई होप विद्यार्थी मित्रों, ये सुविचार, ये मोटिवेशनल लाइन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट, अब चलो टॉपिक की करते हैं शुरुआत। विभाग बी नामा का मूल तत्व 2026 पेपर नंबर 4। 21 ख्याति किसे कहते हैं? तो व्यवसाय की प्रतिष्ठा मूल्य दर्शाती अदृश्य संपत्ति व्यवसाय की ख्याति कहलाती है। सबसे पहले रेपुटेशन, बिजनेस व्यवसाय का रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा बताती है। ख्याति ही व्यवसाय की प्रतिष्ठा बताती है, और ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती। ऐसे बहुत सारे अदृश्य संपत्ति, कॉपीराइट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, ठीक है, पैटेंट्स हुआ, विनियोग हुआ, ये सब ऐसी संपत्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती। उसी तरह ख्याति भी एक अदृश्य संपत्ति जो हमें दिखाई नहीं देती। परिभाषा क्या है कि ख्याति अर्थात व्यवसाय की प्रतिष्ठा मूल्य दर्शाती अदृश्य संपत्ति। नेक्स्ट 22 पुनः मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं? तो चालू साझेदारी पेढ़ी के संपत्ति और दायित्व जिस कीमत पर लिखी गई हो उसे वर्तमान कीमत पर बही में लिखना अर्थात पुनः मूल्यांकन। यानी चालू साझेदारी, कोई भी चालू साझेदारी पेढ़ी है, चालू धंधा हो, उसमें जितने भी संपत्ति और दायित्व की कीमत जो भी है उस कीमत को फिर से वर्तमान में लिखो। जो भी प्लस हो या जो भी माइनस हो, उसमें घिसाई हुआ हो तो प्लस करके, अब माइनस करके लिखो या तो प्लस करके लिखो। मतलब संपत्ति की जो पुरानी कीमत है उसको नई कीमत वर्तमान में लिखना, अर्थात जिस पद्धति में लिखा जाता है, जिस खाते में लिखा जाता है उसे पुनः मूल्यांकन खाता कहते हैं। तो परिभाषा यही है, चालू साझेदारी पेढ़ी के संपत्ति और दायित्व जिस कीमत पर लिखी गई हो उसे वर्तमान कीमत पर बही में लिखना अर्थात पुनः मूल्यांकन खाता। उसके बाद साझेदारी निवृत्ति की परिस्थितियाँ। तो साझेदारी निवृत्ति की परिस्थितियां, यानी अगर साझेदारों की निवृत्ति हो रही है तो दो कंडीशन में होगा। पहला है भारतीय साझेदारी कानून के अनुसार, और दूसरा नंबर है स्वैच्छिक निवृत्ति, वो खुद चाहता है। एक तो उसका उम्र हो जाएगा तो टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग भारतीय साझेदारी कानून के अनुसार उसका रिटायरमेंट हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगा, या तो व्यक्ति का समय पूरा होने से पहले ही व्यक्ति ये डिसाइड कर ले कि मुझे तो रिटायरमेंट चाहिए, तो उसको स्वैच्छिक निवृत्ति बोलते हैं। नेक्स्ट 24 साझेदारी का विसर्जन समझाओ।
अलग अलग कारणों से साझेदारों के बीच होने वाला परिवर्तन अर्थात साझेदारी का विसर्जन। अलग अलग कारणों से साझेदारों के बीच जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होता है, उसी को बोलते हैं साझेदारी का विसर्जन। जैसे कि साझेदारों के प्रवेश से साझेदारी का विसर्जन होता है, साझेदारों के निवृत्ति से होता है, मृत्यु से होता है। यानी सिंपल सा मतलब है कि अगर प्रवेश कोई एक करेगा तो वो जाएगा, दूसरे जो प्रवेश करेगा वो आएगा, दूसरा जाएगा। तो साझेदारी का विसर्जन यही होता है। ठीक है, अलग अलग कारणों से साझेदारों के बीच होने वाला परिवर्तन अर्थात साझेदारी का विसर्जन। ठीक है, ये साझेदारी का पुनर्गठन भी कहलाता है। यानी ये साझेदारी का विसर्जन और साझेदारी का पुनर्गठन दोनों एक ही जैसे हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन की पद्धतियां। तो साझेदारी पेढ़ी की विसर्जन की मुख्य दो पद्धतियां हैं। पहला नंबर है सामान्य विसर्जन और दूसरा नंबर है अदालत के द्वारा विसर्जन। सामान्य का मतलब है इसमें अदालत हस्तक्षेप नहीं करती और अदालत के विसर्जन में तो करेगी भाई। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर है प्रतिभूति जामीनदारी के आधार पर डिबेंचर के प्रकार बताओ। प्रतिभूति यानी जामीनदारी, प्रतिभूति हिंदी वर्ड है, जामीनदारी गुजराती वर्ड है। तो इसके आधार पर डिबेंचर के दो प्रकार है, एक गिरवी डिबेंचर और एक साधारण डिबेंचर। ठीक है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 27, गुणोत्तर कब उपयोगी बनता है। गुणोत्तर कब उपयोगी बनता है, तो जब गुणोत्तर का किसी मानक के साथ तुलना किया जाए तब वह उपयोगी बनता है। कोई भी गुणोत्तर उपयोगी तब बनेगा जब वो किसी हिसाबी मानक के साथ उसकी तुलना की जाए तब भी। ठीक है, 28, तरलता अर्थात क्या। तो तरलता क्या है, धंधा की इकाई की अल्पकालीन जिम्मेदारी को चुकाने की क्षमता को तरलता कहते हैं। बोलो तरलता किसे बोलेंगे। धंधा की इकाई यानी जो व्यावसायिक इकाई है, उस इकाई की जो अल्पकालीन जिम्मेदारी है, छोटे समय के लिए जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को चुकाने की क्षमता अर्थात तरलता कहलाती है। विद्यार्थी मित्रों, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 29, रोकड़ प्रवाह किसे कहते हैं। तो रोकड़ प्रवाह अर्थात रोकड़ और रोकड़ समकक्ष का आवक और जावक। एकदम क्लियर कट है। रोकड़ प्रवाह पूछे तो क्या लिखने का, रोकड़ प्रवाह अर्थात रोकड़ और रोकड़ का समकक्ष, ये दोनों संपत्ति है। ठीक है, रोकड़ और रोकड़ के समकक्ष का आवक और जावक दोनों। तो रोकड़ और रोकड़ के समकक्ष का आवक और जावक दर्शाता प्रवाह अर्थात रोकड़ प्रवाह। विद्यार्थी मित्रों, ठीक है। लास्ट 30, परिचालन प्रवृत्ति अर्थात क्या। आंसर है परिचालन प्रवृत्ति अर्थात व्यवसाय के उपज से सर्जित मुख्य प्रवृत्ति। व्यवसाय के उपज यानी व्यवसाय के लाभ से सर्जित मुख्य प्रवृत्ति, इसमें विनियोग एवं विनियोग प्रवृत्ति का समावेश नहीं होता। याद रखना, परिचालन प्रवृत्ति किसे कहते हैं, तो परिचालन प्रवृत्ति अर्थात व्यवसाय के उपज से सर्जित मुख्य प्रवृत्ति, इसके अंदर विनियोग एवं विनियोग प्रवृत्ति का समावेश नहीं होगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। यूनिक एकेडमी, मेट्रो रोड, पिलर नंबर 63 नियर NH8, रबारी कॉलोनी, अमराईवाड़ी, अहमदाबाद। अगर आप हमारे संस्था में एडमिशन लेना चाहते हो, आप अपने बच्चे को कम से कम फ़ी में पढ़ाना चाहते हो और अपने बच्चे का एक अच्छा नंबर लाना चाहते हो, अपने बच्चे का अच्छा नंबर लेवाना चाहते हो और साथ ही साथ अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हो, तो संस्था पे संपर्क करो और एडमिशन के लिए। ओके, जय हिंद, राधे राधे। कंप्लीट होता है ये हमारा। तो ये हमारा पेपर नंबर 4 का विभाग नंबर B होता है पूरा। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हो और हमारा वीडियोस आपको समझ में आता हो, ऐसा लग रहा है कि सर ने जो समझाया मुझे अच्छे से समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो पे कमेंट्स करो। कमेंट्स में जैसे कि नाइस सर, समझ आ गया सर, तो मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का फीडबैक मुझे कैसे मिलेगा। जो लोग मुझे जानते हैं वो डायरेक्टली मुझे फेस टू फेस फीडबैक दे देते हैं, बट और कौन कौन मेरा वीडियो देखता है मुझे क्या मालूम। तो फीडबैक मुझे चाहिए कि मैं बना रहा हूँ वीडियो तो क्या आपको समझ में आ रहा है। तो मैं इस चैनल को काफ़ी एक्सपांड करूँगा। हिंदी माध्यम में इस गुजरात में मेरा चैनल काफ़ी फेमस होगा, बट मैं जब मेहनत करूँगा तब तो फेमस होगा। बट मेहनत मैं कब करूँगा, मेहनत मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को सब समझ में आ रहा है तभी तो मेहनत करूँगा। ओके, बाय बाय।